डॉक्टर संजय कुमार सर, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, जो तमाम सियासी दल हैं छोटे छोटे, वो गठबंधन के लिए अपने अपने जो उनके समर्थक दल हैं, जो भी बड़े दल, चाहे वो सपा हो भाजपा हो, उनसे उनकी बातचीत लगभग शुरू हो चुकी है। वो अपने अपने सीटों को लेकर के बार्गेन कर रहे हैं, 1 सीट मिले या 5 सीट मिले, 10 सीट मिले, जो भी मिले। जैसे आरएलडी पहले से समाजवादी पार्टी के साथ है। जो ये गठबंधन के समीकरण हैं, वो आप उनको किस तरीके से देख रहे हैं कि किस दल, कौन सा दल किधर जा रहा है, कैसे कर रहा है, और साथ ही साथ इसका यूपी के चुनाव का, अगर यूपी के हिसाब से लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस पर कितना असर होगा? ये जो गठबंधन रहेगा, अगर मान लीजिए जो तमाम छोटे दल हैं वो सब एक मंच पर आ जाते हैं, जो भाजपा के अगेंस्ट फ्रंट बनता है, उसमें अगर वो सारे आ जाते हैं तो यूपी को क्या कुछ सीटों पे डेंट कर पाएंगे यूपी में? क्योंकि आपने निकाय चुनाव को भी बहुत करीब से देखा, बहुत बारीकी से उसका एनालिसिस किया है, तो आपके पास इसके सबसे ज्यादा आंकड़े होंगे। संजय कुमार सर। धन्यवाद राम प्रकाश जी। देखिए, ये छोटे दलों का जो आपने सवाल किया है, उसके कुछ पृष्ठभूमि में जाना बहुत जरूरी है। 2014 से उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा के उत्थान की बात करें तो आप पाएंगे कि भाजपा ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया और उसके बाद सत्ता के नजदीक पहुंचे। और राम प्रकाश जी, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के बारे में एक बड़ी ही रोचक बात यह है कि 99 और 2000 के आसपास से अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे दलों को, जो मुख्य 4 दल हैं, उनको अगर हटा दिया जाए तो लगभग 13 से 14 और 15%, कभी कभी 17% तक भी वोट मिला है। क्योंकि समय इतना नहीं है, नहीं तो मैं विधानसभा हर एक वर्ष के हिसाब से बता देता आपको। 17% तक छोटे दलों को वोट मिला है। भाजपा ने इस चीज को बहुत पहले देखा, समझा, और इसलिए छोटे दलों के साथ इसने गठबंधन किया। और सबसे मजबूत अली के तौर पर आप देखेंगे कि अपना दल, जो अनुप्रिया पटेल का है, उसके साथ गठबंधन किया। और आप देखिए, अनुप्रिया पटेल का जो स्ट्राइक रेट है वो 80-85% चला जाता है। पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में आप देखिए तो जबरदस्त तरीके से अभी तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया अनुप्रिया पटेल ने, अपना दल ने दिया। तो एक तो यह चीज बहुत जरूरी है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में विविधताएं हैं, हर एक संस्कृति है, धर्म है, जातिगत विभिन्नताएं हैं, ये तमाम सारी बातें हैं, और भाजपा ने इस चीज को सबसे पहले समझा। और मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, आर्टिकल में भी लिखा है कि वह पार्टी ज्यादा भारी होगी या उसको ज्यादा मजबूती मिलेगी जो छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर चलेगा। उत्तर प्रदेश में जो छोटे दल हैं वो ज्यादातर आप देखेंगे कि वह जाति पर आधारित है। चाहे वह सुभाष सपा की बात आप ले लें, चाहे अपना दल की बात ले लें, चाहे वह महान दल की बात ले लें, चाहे आप इनकी बात आप ले लें, पश्चिम में रालोद की बात ले लें, तो एक खास जाति तक ये चीज सिमटी हुई है। और आप देखेंगे कि जो जातिगत अस्मिता का प्रश्न है वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा रहा है। भाजपा के उत्थान ने जातिगत अस्मिता के प्रश्न को हिंदुत्व के आवरण में ढक कर रख दिया। अभी मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति से अब वर्ग की तरफ मुड़ी है? ये एक सवाल है। और यह 2024 का जो चुनाव है, मेरे ख्याल से एक अंतिम तरीके से इस बात को स्थापित करेगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश में जातिगत आग्रह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वर्गीय हित जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यह देखना पड़ेगा। तीसरी जो चीज, अभी प्रोफेसर शमीम साहब ने कुछ बातें कही थी, थोड़ा सा डेटा मैं उनको मैं चाहूंगा कि उसको करेक्ट कर दूं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो जाति समूह है वह है जाटव, और जाटव की संख्या लगभग 12% और कभी कभी 13%, 12 से 13% के आसपास माना जाता है। नंबर 2 पे यादव माने जाते हैं, जो लगभग 11% के आसपास माने होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा जाति समूह है। और आप देखेंगे कि 2007 के चुनाव में मायावती को 30.43% वोट मिला था। यानी स्वाभाविक सी बात है कि जाटव का वोट मिला था, और इसके अलावा जो गैर जाटव वोट है, यानी जो दलित वोट है, और पूरे प्रदेश में लगभग 24-25%
तो आप देखेंगे कि 2007 में लगभग 24%, 23% के आसपास दलित वोट तो है ही, और साथ ही साथ ब्राह्मण का लगभग 6% वोट आसपास मिला था, और थोड़े बहुत जातियों ने दिया, और 30.43% वोट पाकर मायावती ने सरकार बना ली। यही काम आप देखेंगे 2012 में अखिलेश यादव ने मुस्लिम और यादव को लेकर, मुस्लिम का जो लगभग 19% और 20% के आसपास वोट है, और यादव का 11% है। आपको पता है 29.63% वोट पाकर, जो कि उत्तर प्रदेश में इतिहास है कि इतना कम वोट पाकर भी किसी भी पार्टी को बहुमत मिल जाता है। लेकिन यह जो फॉर्मूला है वह तलवार की धार पर टिका हुआ है। प्रोफेसर शमीम साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया कि वो समाजवादी पार्टी के अलावा कहीं जा ही नहीं सकते हैं, मुझे लगता है कि इस मुगालते में है अखिलेश यादव। और मैं इस बात को साफ साफ देख रहा हूं और समझ रहा हूं कि मुस्लिम बहुत तेजी के साथ कांग्रेस की तरफ मुड़ रहे हैं, थोड़े बहुत भाजपा की तरफ भी गए हैं, और अखिलेश यादव जिस प्रकार से सॉफ्ट हिंदुत्व के आधार पर चुनावी बिसात में आगे बढ़ रहे हैं, ये इनके लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अखिलेश यादव को पूरी तरीके से मंडल के जो चुनावी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, इसके अलावा नौकरी है, इसके अलावा किसान है, इसके अलावा महिला पहलवान का मुद्दा, इन्हीं सब समाजवाद, बेसिकली आप समाजवादी पार्टी है तो आपको समाजवादी अवधारणा के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव, मैं फिर मुझे लगता है कि शायद कहने में ये संकोच नहीं होना चाहिए कि अखिलेश यादव अभी भी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हैं। वह भाजपा के द्वारा बिछाए गए जाल में पीछे चले जा रहे हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व की अवधारणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो कतई अखिलेश यादव को आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा। लेकिन सवाल फिर वहीं पे खड़ा हो जाता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा के समक्ष कौन खड़ा होगा। कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 के 2.88% वोट मिलता है। आखिर किस आधार पर कांग्रेस यह दावा कर सकती है कि वह भाजपा के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ेगी। मायावती की स्थिति आप देखेंगे कि लगातार कमजोर होते चली जा रही है, और लगभग 13.5% के आसपास वोट मिला, जो कि 19% वोट था, 19 पॉइंट, बल्कि 21% वोट था, यानी सीधे सीधे 10-12% वोट की कमी हो गई थी। तो मायावती के साथ भी दलित वोट नहीं रहा, और उसके पीछे वह स्वयं कारण है। मायावती ने जिस प्रकार से दलित आंदोलन को समाप्त किया है, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो आप देखेंगे 2022 के चुनाव में जाटव का 40% वोट भाजपा को चला गया था, 40% वोट, और केवल 26% वोट जो था वो समाजवादी पार्टी को गया था। तो एक प्रकार से भाजपा ने चारों तरफ से, इसलिए मुझे लगता है कि हिंदुत्व के चश्मे में भाजपा ने जिस प्रकार से पूरे जातिगत विषय को पीछे ढकेला और अपने साथ जोड़ा, यह एक सोशल इंजीनियरिंग कहे या जो भी कहे, जो भी प्रयोग कहे, भाजपा ने और भी उसमें मजबूती की है। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत ही समीचीन है, जो कहना बहुत ही जरूरी है, कि राहुल गांधी के इस नए अवतार ने, राहुल गांधी के इस उदय ने जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में उन्होंने अपने आप को पुनर्स्थापित किया है, वह एक अकल्पनीय, आप कह सकते हैं, दंत कथा के तौर पर है। और मैं साफ साफ देख रहा हूं कि राहुल गांधी का जो कैरेक्टर है, जो उसका उनका जो पूरा का पूरा जो चरित्र है, जिस प्रकार से राजनीतिक चरित्र ऊपर उठ कर आया है, और सही मायने में देखा जाए तो राहुल गांधी ने जिस प्रकार से भारतीय राजनीति को परिभाषित, पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया है, बहुत तेजी के साथ अन्य वर्ग के लोग भी इनके साथ जुड़ रहे हैं। कर्नाटक तो इसकी एक अभी शुरुआत है, परंतु अभी जो 3 चुनाव होने, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, अगर यहाँ भी कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, तो इसमें कोई बड़ी बात, मुझे कोई अचंभा नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बड़े चुनौती के तौर पर सामने आए। लेकिन 2.88% से, और पिछली बार इनको लगभग 6.5% के आसपास वोट मिला था पिछले विधानसभा में, तो कांग्रेस की स्थिति वोट प्रतिशत के हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन उम्मीदों के हिसाब से, आशाओं के हिसाब से कांग्रेस बहुत ही मजबूत पायदान पर खड़ी है। लेकिन मुझे लगता है 2024 के चुनाव में कांग्रेस को भी एक बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, और अखिलेश को भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की अवधारणा से बाहर निकलकर
कांग्रेस के साथ गठबंधन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और कांग्रेस को भी इस बात को समझना चाहिए कि आज आपकी स्थिति मजबूत नहीं है, बमुश्किल कांग्रेस को मुझे लगता है 10 से 20 सीटों पे ही उनको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को 40 सीटों पे आधा सीट तो इनको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा रालोद है, सुभाष सभा है, इसके अलावा और जो छोटे दल हैं जैसे रावण की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, ये है, और भी जो छोटे दल आ सकते हैं, महान दल जैसे उसने अपने को नाता तोड़ लिया। तो अखिलेश यादव की जो पूरी पॉलिसी है, मुझे नहीं लगता है कि वो छोटे दलों को संजो के रख पाने में सक्षम है। लेकिन कांग्रेस को इस बात को लेकर प्रयास करना ही चाहिए कि जो जो भी छोटे दल हैं वो सामने आए, और चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है और समाजवादी पार्टी के साथ उनको मिलकर एक गठबंधन ऐसा बनाना ही चाहिए जिसके आधार पर एक सक्षम और सार्थक चुनौती भाजपा के समक्ष पेश कर सके। जी राम प्रवेश जी। जी डॉक्टर संजय सर, एक चीज जो है निकाय चुनाव में भी देखी गई थी, आम आदमी पार्टी और दूसरा AIM जो फैक्टर है, ये कितने महत्वपूर्ण फैक्टर बनेंगे इस लोकसभा चुनाव में यूपी के दृष्टिकोण से, और ये क्या कुछ ये किधर जाते हुए अभी तक दिखाई दे रहे हैं? देखिए राम प्रकाश जी, आम आदमी पार्टी और AIMM ने कुछ इस बार निकाय चुनाव में कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट जरूर दिए हैं, निश्चित तौर पर। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों का एक तबका AIMM की तरफ भी मुड़ा है। आम आदमी पार्टी से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत वेस्टर्न यूपी में एक दो जगह पे अपनी उपस्थिति अगर वो दर्ज करा दें कुछ अच्छे वोट के साथ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी कोई बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करने जा रही है। लेकिन अभी प्रोफेसर शमीम साहब ने बात बिल्कुल सही कही है कि मुसलमान जो कि लगभग 19 से 20% हैं पूरे यूपी में, अगर यह कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं तो स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। और मुझे लगता है कि, और लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो योगी जी हैं, योगी का जो नेतृत्व है, भाजपा आज भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मजबूत है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और विपक्षी दलों को मैं यही कहूंगा कि इस बात को स्वीकार करने के बाद उनको अपनी रणनीति बनानी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे दल हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में लेना चाहिए, जो अखिलेश बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस से मुझे उम्मीद है कि शायद वो यह कर पाए, और अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ AIMM के साथ अगर कर पाती है गठबंधन, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी के साथ इनका गठबंधन हो पाएगा, क्योंकि शायद ऐसा निर्देश है, क्योंकि जिस प्रकार से भी दिल्ली में जो एक अभी अध्यादेश लाया गया और दिल्ली के स्टेटस को लेकर जो चेंज किया गया पुलिस स्टेटस को, तो उसमें जिस प्रकार से कांग्रेस का निर्देश था कि नहीं हम आम आदमी पार्टी के साथ नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आज एक राष्ट्रीय पार्टी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर तो है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने अपने राजनीति की शुरुआत ही कांग्रेस विरोध से की थी, तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन AIMM के साथ में भी शायद हो सकता है गठबंधन, एक लूज टाइप का गठबंधन या अंडरस्टैंडिंग जैसी कोई चीज हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है, आगामी जो 3 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक भाजपा कर सकती है कि मे भी इन तीनों विधानसभा के साथ लोकसभा के चुनाव की घोषणा कर सकती है। तो इस बात के लिए भी विपक्षी दलों को तैयार रहना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपनी रणनीति को बनानी पड़ेगी। जी राम प्रकाश जी। जी।